जोहार, मैं रामचंद्र उरांव एडका न्यूज के साथ हर रोज देखे सुबह 8 बजे, रात्रि 8 बजे केवल एडका न्यूज चैनल में कुड़ुख भाषा में समाचार। घटनाओं का पोस्टमार्टम देखिए रामचंद्र उरांव के साथ। जो घटनाएं आपको दबाई जाती है मैं उसको सुनाऊंगा और मैं उसको बताऊंगा। एडपा न्यूज सच जाने। जोहार, मैं रामचंद्र उरांव एडपा न्यूज के साथ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलेगा। आज हम एपीआई के प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर जो मानवता और विज्ञानवाद की बात करते हैं, आज हमें मौका मिला है साक्षात्कार करने का। हम सौभाग्य है कि हम सर के सामने बैठ के हम उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। सबसे पहले हम एडपा न्यूज़ में धीमान विजय मानकर सर का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल सर। हाँ जोहार। सबसे पहला सवाल सर, एपीआई जो है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, ये बनाने का ख्याल कहाँ से आया? इसलिए आया क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था पूरे इंडिया का और वर्ल्ड का, तो मुझे ध्यान में आया कि देश में पार्टियां तो बहुत हैं लेकिन स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। यानी हमारे देश में, इंडिया में पार्टियों के लीडर्स को और पार्टियों को नीतियों की समझ नहीं है। इंडिया को बदलने के लिए एग्जैक्ट क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसकी समझ लीडर्स को ही नहीं है। तो जब लीडर्स को ही नहीं तो उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं रहेगी और जनता को भी नहीं रहेगी। तो यही हाल अगर देश का रहा तो फिर हमारा देश बदलेगा नहीं, जल्दी आगे नहीं जाएगा। तो जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ख्याल आया कि नहीं, अगर देश को बदलना है तो एक स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत है और इसलिए एपीआई को बनाया। संविधान में कहते हैं सुधार की आवश्यकता है, इसमें क्या त्रुटि आपको दिख रही है? बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो आदिवासियों के लिहाज से तो संविधान ने आदिवासियों को एबोरिजिनल ट्राइब नहीं माना, जो जयपाल सिंह मुंडा कह रहे थे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आदिवासी होना चाहिए, वहाँ पर भी गलती हुई है। फिर जो इंटरनेशनल लॉ है पर्टिकुलरली आदिवासियों से संबंधित, ILO कन्वेंशन 169, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007, इसके तहत फिर और जो अमेंडमेंट्स लाने चाहिए थे संविधान में वो नहीं लाए गए। अब आदिवासियों का एक प्रकृति को मानने वाले लोग हैं आदिवासी पूरे देश के, वो कह रहे कि भाई हमारे सब आदिवासी कह रहे कि भाई कोड होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2530 में जो नेचर बेस्ड मान्यताएं है या कुछ लोग धर्म को नहीं मानते हैं तो उनके लिए कहीं कोई कोड की प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें, ह्यूमन राइट्स इसमें नहीं है। चुनावी व्यवस्था हमारे देश में गलत है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक वोट से केवल जीत के जाता है और बाकी वोट वाले अप्रातिनिधिक हो जाते हैं, उसको मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते। ना इलेक्शन जीतने में मेजॉरिटी रूल है, ना कानून बनाने में मेजॉरिटी रूल है, ना संविधान को अमेंडमेंट करने में मेजॉरिटी रूल है। ऐसी कई बड़ी बड़ी खामियां हैं। जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है ओबीसीज को जो है वो, जैसे जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मान लीजिए ट्राइबल्स का है या ओबीसीज का है या शेड्यूल कास्ट का है या महिलाओं का भी जो है वो। तो इसके लिए जो प्रोविजंस होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो तमाम चीज़ों को हम पॉजिटिव अमेंडमेंट से लाना चाहते हैं। अधिकतर कहीं भी सभा करते हैं तो आदिवासियों की बात करते हैं। आदिवासी अभी वर्तमान हालात में किस स्थिति में है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे? नहीं, आदिवासी तो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। और आप देखिए पूरे देश में 8 आदिवासियों में से लगभग 2 आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया है उनके जल जमीन जंगल से। फिर जो है उनको गैर आदिवासी बनाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। जैसे आप देखिए कि 5वीं अनुसूची तो थी लेकिन गवर्नर को हटाने का कोई भी राइट ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को नहीं है। यानी गवर्नर अगर 5वीं अनुसूची को इम्प्लीमेंट ना करे तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पास कोई पावर ही नहीं है कि भाई वो इस बात की रिपोर्ट बनाए और विधानसभा में रखे और विधानसभा वोट आउट करके जो है गवर्नर को रिमूव करे। ऐसे प्रोविजंस है ही नहीं। फिर आप जो है पेसा एक्ट बनाया 1996 में, लेकिन नियम अभी तक नहीं बने हुए हैं ठीक से। फिर देखिए पेशा क्षेत्रों में गैर पेशा क्षेत्र बनाने का म्यूनसिपैलिटीज से जो है कोशिश हो रही है कि गांव जो है वो शहरों को दे दो, शेड्यूल्ड एरिया कम होते जाएगा। और फिर जो सबसे बड़ा इशू है कि जल जमीन जंगल के वो मालिक हैं, तो वन संपदा की जो उनको मालकियत मिलनी चाहिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, और मिनरल राइट मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुए हैं। फिर राज्य जो बनाए गए तो केवल भाषा के आधार पर बनाए गए, लेकिन वो आदिवासियों के क्षेत्र को काट के बनाए गए। जैसे अब अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो मयूरभंज जो है उड़ीसा का वो झारखंड में होना चाहिए। वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया है वो संताल परगनास में होना चाहिए, वहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये सब नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें ने आदिवासी का तो हर जगह शोषण हुआ है, हर जगह जो है प्रताड़ना हुई है और उसके वजह से जो है, और अब ये कोशिश हो रही है कि उसको गैर आदिवासी बनाया जाए।
ये अपना वर्चस्व अभी तक कायम कर पाई है और क्या प्लानिंग है आगे? ये वर्चस्व में तो झारखंड एक राज्य है जिसमें एपीआई बहुत अच्छा कर रही है। छत्तीसगढ़ तो ऑलरेडी रहा है, उड़ीसा में भी अच्छा है, अब जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बहुत अच्छा जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि लगभग 8-10 राज्यों में इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अदर स्टेट में क्यों नहीं किया जा रहा है? केवल ट्राइबल स्टेट पर फोकस क्यों किया जा रहा है? इसका क्या रीजन है? ट्राइबल इसलिए क्योंकि पहला ट्राइबल का प्रॉब्लम अगर मान लीजिए सलूशन की तरफ जाता है तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में अटेंड ही नहीं हुई है। यानी आज तक ट्राइबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच भी किसी ने नहीं लाई। तो जब मुझे ये बात समझी कि भाई ट्राइबल तो सबसे अच्छा है क्योंकि वो मानवता और प्रकृति से जुड़ा हुआ रहा है और उसी को मानता है। उसने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया 50,000 साल के इतिहास में, लेकिन उसका राइट्स जो है, उसकी आइडेंटिटी कल्चर समाप्त हो रहा है। तो मैं पहले वहाँ से शुरू करूँ, अगर वहाँ कुछ अच्छा रिजल्ट मिले तो बाकी लोगों को भी ज़्यादा इनकरेजमेंट आएगा। वैसे तो 18 राज्यों में पार्टी है, कम ज़्यादा सब जगह है, लेकिन ट्राइबल स्टेट में थोड़ा ज़्यादा होने से बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और इंडिया के लोगों को अभी तक इंडिजिनस कल्चर की समझ नहीं है। जो लोग जंगलों के बाहर है, जो गाँव और शहरों में, उनको इंडिजिनस कल्चर की समझ नहीं है। तो उनको भी ये समझ डेवलप होगी कि आदिवासियों से अच्छी चीज़ अगर ली जाए तो इंडिया बहुत अच्छा हो सकता है। सीधे सीधे मतलब कहने का तात्पर्य है कि सारे राज्यों में धीरे धीरे कवर किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल सर, ये आप अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे कि अम्बेडकर में सीधा संविधान, तो और एक है जो मनुस्मृति पर लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इसमें क्या कंपटीशन होने की संभावना है आने वाले दिनों में? नहीं, एक तो ये संविधान जो है, देखिए इंडिया का संविधान दुनिया के 60 संविधान के बाद बना है और ये संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी बहुत कुछ लिया गया है। तो पहली बात तो ये कहना कि भाई एक व्यक्ति ने संविधान बनाया ये सही नहीं है। ठीक है, उनका मेजर रोल होगा, तो ये एक अलग बात है। और फिर संविधान अच्छा है लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और इसके पहले जैसे मनुस्मृति को जो है वो माना करते थे जंगल के बाहर के लोग, जंगल के लोगों ने तो माना ही नहीं, क्योंकि आदिवासी तो कभी भी कास्ट सिस्टम में नहीं थे। वो तो हमेशा से जो है वो कास्ट सिस्टम तो बाद में आई है, जब यहाँ आर्यन सिविलाइजेशन आया है उसके बाद में। तो मनुस्मृति का तो ऑलरेडी लॉ में तो समाप्ति हो गई है। यानी कानून में जब आर्टिकल 13 अगर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके हिसाब से तो मनुस्मृति ऑलरेडी एंड हो गई है। पर वो जो मानसिकता अभी तक देश में ब्राह्मणिकल लोगों के दिमाग में है, तो उसको जाने के लिए जैसे जैसे लोग विज्ञान को समझेंगे देश में और मानवता को जब जीने लगेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगी। प्रधानमंत्री बनते हैं तो कौन से चेंजेस लाना चाहेंगे हमारे भारत में? सबसे पहले तो मैं साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको मैं करना चाहता हूँ। और फिर दूसरा काम ये है कि इंडियन अर्थव्यवस्था को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और एजुकेशन और स्किल्स और टैलेंट हर बच्चों को, गाँव तक जंगलों तक, शिक्षा के लिए पैसा बीच में नहीं आना चाहिए, ये मेरी सोच है। हायर एजुकेशन, तो उस तरह का बजट करेंगे। बजट में जीडीपी का 8% एजुकेशन, स्किल्स और टैलेंट के लिए लगाएंगे। और ये बच्चे जो है वो साइंटिफिक ब्रेन से, इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो पैसा आएगा उससे जो हमारी गरीबी और पिछड़ापन है उसको एक साथ समाप्त करना है। ये मेरा फर्स्ट मेजर फोकस है काम का। दूसरा मेजर फोकस काम है कि संविधान में अमेंडमेंट करके आदिवासियों के अधिकारों को लाना है, ह्यूमन राइट्स को लाना है, चुनावी व्यवस्था को पूरा तरह से जो है वो बदलना है। फिर जुडिशरी को जो है उसमें स्वतंत्रता तो है पर उसकी जवाबदेही का भी प्रोविजंस को लाना है। तो ऐसे कई मेजर संविधान में प्रोविजंस को लाना है। तो ये मेजर काम होंगे। उसके बाद में यानी अगर एपीआई की सरकार बनती है तो 10 से 15 साल के अंदर एक तो गरीबी नहीं होगी, जो गरीब लोग हैं वो मध्यम इनकम में आ जाएंगे और इंडिया चाइना के बराबर आने लग जाएगा 15 साल के अंदर में। ये जो है वो लक्ष्य है। कहने के मतलब है। लास्ट सवाल सर, आपकी पर्सनालिटी के बारे में पूछना है। आपका पर्सनालिटी का राज क्या है? पर्सनालिटी का राज बस यही है, विज्ञान को समझाए, प्रकृति को समझाए, मानवता को समझाए। और इसमें प्रकृति और मानवता तो आदिवासियों से समझा है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। और विज्ञान को अलग से पढ़ा है और दुनिया भर का स्टडी किया है, केवल इंडिया का नहीं, और इंग्लिश लैंग्वेज में किया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा समझ में आया है। और ये समझने के बाद केवल मैं अपने तक सीमित ना रखूँ, अपने देश के लोगों के लिए और जिनको ज़रूरत है सही में, उनके लिए मैं काम पार्टी से करूँ, ये समझ में आया, इसलिए पर्सनालिटी डेवलप हुई है। आपकी बातों से मुझे गर्व होने लगा है कि आप ज़रूर प्रधानमंत्री बने, मुझे गर्व होगा। उसमें हमारी जनता से अनुरोध है इस काम पर
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जैसा कि आपने सपना दिखाया है मानवतावाद और विज्ञानवाद का। लास्ट में आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल में बने रहें। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सर? बस कुछ नहीं, जोहार झारखंड, जोहार इंडिया। जय जोहार, जय आदिवासी। रामचंद्र उरांव को विदा दीजिए और आप इसी तरह से एड़पा न्यूज़ चैनल देखते रहें। जय जोहार, जय आदिवासी।